हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ये प्यारा सा वीडियो लेक्चर बेस्ड है आपके एक प्यारे से टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है जेनेटिक्स। काफ़ी समय से आप इंतज़ार कर रहे हो कि सर आप जेनेटिक्स कब से स्टार्ट करोगे, तो आज आपका समय आ चुका है। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है गाइस, जेनेटिक्स है। इस जेनेटिक्स टर्म्स को पढ़ने से पहले अभी कुछ चीज़ें हम सीखेंगे जो बहुत ज़रूरी है आगे जेनेटिक्स को समझने के लिए। तो इसमें गाइज थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से अगर हम लोग बात कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। किसके ऊपर? जेनेटिक्स के ऊपर। टर्म जेनेटिक्स जो दिया गया था वो दिया गया था बैटसन के द्वारा। कौन सा साइंटिस्ट थे? बैटसन। द टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय बैटसन। आपने पढ़ा है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? जॉर्ज जॉन मेंडल साहब को। उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे भी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर और डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर भी, ठीक है। वो तो है ही, बट डजेंट मैटर। अभी हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं तो इस बात को हम लोग जानते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? जॉर्ज जॉन मेंडल साहब को। दूसरी बात है, अगर आप ये जानते हो कि मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक किसे कहा जाता है, दैट इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी बैटसन साहब को ही कहा जाता है। नेक्स्ट वन जो है वो ये है कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ध्यान रखना, टीएच मॉर्गन साहब को कहा जाता है। उन्होंने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया था। किसके ऊपर? ड्रोसोफिला के ऊपर। इसे हम लोग आगे भी देखेंगे, कंपेयर भी करेंगे पी प्लांट के ऊपर और ड्रोसोफिला के ऊपर। तो टीएच मॉर्गन साहब ने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया था, इसलिए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है टीएच मॉर्गन साहब को। तो ये सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं जो आपके सामने हैं। इसके अलावा अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो कुछ टर्म्स के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? तो टॉपिक इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है ये दो टर्म से बना। जेनेटिक्स जो है वो दो टर्म से बना। पहला हेरिडिटी एंड दूसरा वेरिएशंस। दो टर्म है, ये आप याद रखोगे, हेरिडिटी और वेरिएशन। ये दो कॉम्बोज मिलकर के बनाता है क्या? जेनेटिक्स। ये हेरिडिटी एंड वेरिएशन क्या मेंशन कर रहा, कह सकते हैं हम जेनेटिक्स के लिए द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो गाइज आप जेनेटिक्स जो पढ़ने जा रहे हो, इस जेनेटिक्स में आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना है। पहली चीज़ें हैं हेरिडिटी और दूसरा वेरिएशन। यही दोनों मिला करके आपका मेंशन हो जाएगा किस चीज़ को लेकर के? जेनेटिक्स को लेकर के। अब सवाल उठा कि सर हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी वो कैरेक्टर जो पेरेंट से उसके बच्चे में जाता है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ कहाँ? पेरेंट टू देयर प्रोजेनी। द कैरेक्टर इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो गाइज अगर हेरिडिटी के बारे में मुझे कुछ लिखना है तो इसके डिफिनीशन में मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? द कैरेक्टर विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू देयर प्रोजेनी। पेरेंट टू देयर प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हो आप, डजेंट मैटर, दैट इज अ प्रोजेनी। वो कैरेक्टर जो कहाँ से? पेरेंट से कहाँ जाता है? उसके बच्चे में जाता है। उस कैरेक्टर को आप कहोगे हेरिडिटी। और वेरिएशंस क्या है? वेरिएशन है डिफरेंसेस अमॉन्ग किसके किसके बीच में? पेरेंट टू देयर प्रोजेनी एंड प्रोजेनी टू प्रोजेनी। तो गाइज अभी हम लोगों ने ये जाना कि हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशंस क्या होता है। सर थोड़ा सा समझ में आया, बाकी सब पार कर गया। गाइज ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो जेनेटिक्स, इसमें सारी चीज़ें टर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर आप टर्म्स को अच्छी तरीके से समझ चुके हो तो ये चैप्टर आपके लिए आसान होगा, और अगर टर्म्स को समझने में आपने चूक कर दिया, ठीक है, तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स बनता चला जाएगा। और इसलिए जेनेटिक्स जो है कॉम्प्लेक्स होते चला जाता है, क्योंकि बच्चे इस टर्म्स को एक्चुअल में सही से समझ नहीं पाते। आपको समझना, स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो कंटिन्यू रखो। मेरा वादा है कि हर एक टॉपिक आपका बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे पहले टर्म्स समझना है, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड बाद में।
गाइस बात करते हैं कि जेनेटिक्स जो है ये स्टडी है किस चीज़ का, हेरिडिटी का और वेरिएशंस का। ये हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी सिंपल लिखा है, वो कैरेक्टर जो पेरेंट्स से कहाँ जाता है उसके बच्चे में जाता है, दैट इज हेरिडिटी। जैसे पेरेंट्स को अगर आप उठाकर देखते हो तो पेरेंट्स के पास 2 आंख, बच्चे के पास भी 2 आंख, पेरेंट्स के पास 2 हाथ, बच्चे के पास भी 2 हाथ, मतलब ऑल आर सिमिलर। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर पेरेंट्स से उसके बच्चे में गया दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। इसे आप क्या कहोगे? हेरिडिटी। लेकिन अब आ जाओ दूसरी चीज के ऊपर, वेरिएशंस के ऊपर। वेरिएशंस में बात करेंगे तो पेरेंट्स के बारे में अगर बात करें तो पेरेंट्स हो सकते हैं कि दोनों पेरेंट्स क्या है, गोरे गोरे हैं, और बच्चा कैसा हो गया, तो ये काला हो गया। तो ये क्या हो गया, पेरेंट्स से वो डिफरेंट हो गया, मतलब उसके अंदर क्या आ गया, दैट इज अ वेरिएशंस, उसके अंदर वेरिएशंस आ गए। पेरेंट कैसे हैं तो मोटे मोटे हैं और बच्चे कैसा हो गया, पतला दुबला, दैट इज ऑल्सो अ वेरिएशन। मतलब कुछ ऐसे और भी चीजें होंगी जो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखेगा, वो आपका क्या हो जाएगा, वेरिएशन। ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो पेरेंट से प्रोजेनी में आप इजी वे में कंसीडर कर सकते हो। तो गाइज यहाँ 2 चीजें हैं, पहली चीजें हैं हेरिडिटी और दूसरा क्या है, वेरिएशन, और इसके स्टडी को आप क्या कहते हो, जेनेटिक्स। अगर ये जेनेटिक्स टर्म समझ में आ गया है तो आगे हम लोग बात करते हैं इसके बाद किसके ऊपर, कुछ टर्म्स के ऊपर, और ये टर्म्स बहुत ज़रूरी है आपके आगे के स्टडी के लिए। और वो टर्म्स क्या है, तो इस टर्म में मैं पहले शुरुआत करूंगा किसको लेकर के, फैक्टर को लेकर के। कौन सा पहला टर्म है, फैक्टर। फैक्टर के लिए आप छोटा सा एक डेफिनेशन लिखोगे, यूनिट ऑफ हेरिडिटी which are responsible for character। ध्यान देना, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं टर्म्स बता रहा हूं और ये टर्म्स को अच्छी तरीके से आपको समझना है, क्योंकि जेनेटिक्स जो बना है वो 2 टर्म से बना है, यानी स्टडी हेरिडिटी और वेरिएशंस का। हेरिडिटी क्या है, वो कैरेक्टर जो पेरेंट्स से उसके बच्चे में जाए वो हेरिडिटी है, और वेरिएशंस क्या है, जो बदलाव माँ बाप से उसके बच्चे में दिखे, दैट इज अ वेरिएशंस। वैसे ही फैक्टर भी आपके लिए एक टर्म्स है, और इस टर्म्स को आपको समझना है कि ये टर्म्स क्या, जरूरी नहीं कि इंग्लिश का ये लेटर आपके सामने लिखा है आप इसे रट जाओ आप समझ गए, नहीं, आपको समझना है। लेटर जो है वो मेरा लैंग्वेज लिखा हुआ, अगर आपको अदर कोई लैंग्वेज आ रहा तो आप उससे भी लिख सकते हो, डजंट मैटर कि इसी को छापना है, यही दुनिया का इकलौता आंसर है, ऐसा नहीं है। आप पहले इस बात को समझो, फैक्टर क्या है। फैक्टर के बारे में हमने यहां तो लिख दिया है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर। और हेरिडिटी क्या है, द कैरेक्टर विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू देयर प्रोजेनी। पेरेंट्स से प्रोजेनी में, यानी माँ बाप से जो बच्चे के अंदर जाता है, क्या जाता है, कोई यूनिट होगा, उसको फैक्टर कहा जाता है। फैक्टर शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले मेंडल साहब ने किया था। किसने किया था, फैक्टर का टर्म इस्तेमाल किसने किया था, जॉर्ज जॉन मेंडल ने। और अभी के टाइम में ये फैक्टर आपका कौन है, द फैक्टर इज क्रोमोसोम, दैट इज अ जीन। उस वक्त लोग नहीं जानते थे कि हमारे पास क्रोमोसोम है, हमारे अंदर डीएनए है, यही क्रोमोसोम यही डीएनए हमारे लिए एक जेनेटिक्स का काम करता है, हमारे लिए जीन का काम करेगा, ये बात पता नहीं था। जो प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किसने, जॉर्ज जॉन मेंडल, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा कैरेक्टर है जो पेरेंट से कहाँ जा रहा है, उसके बच्चे के अंदर जा रहा, तो भैया उसको कुछ नाम तो देंगे, और उसको नाम को इन्होंने कहा फैक्टर्स। कुछ बुक में आपको फैक्टर के अलावा एक और वर्ड नजर आएगा, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। एक बच्चे ने हमसे सवाल भी किया था, सर ये एलिमेंट जो है जेनेटिक्स में क्या कर रहा है। ये तो एलिमेंट जो होता है वो केमिस्ट्री का टर्म है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे इन्होंने दोनों नाम से कंसीडर किया, किस चीज़ को कंसीडर किया, वो जीन को, किसको, जीन को कंसीडर किया बाय द नेम ऑफ फैक्टर। कौन, जॉर्ज जॉन मेंडल ने फैक्टर और एलिमेंट्स कहा, यानी ये फैक्टर या ये एलिमेंट्स पेरेंट से कहा जाता है, उसके प्रोजेनी में जाता है। आगे एक और साइंटिस्ट है जिनके बारे में मैं बताऊंगा, उनका नाम है जॉनसन। जॉनसन बेबी साबुन आता है, साइंटिस्ट का भी नाम कुछ उसी से मिलता जुलता है। एक्चुअल में मेंडल साहब ने क्या नाम दिया था, फैक्टर नाम दिया था, किस चीज़ को, जिसे अभी के टाइम में आप जीन कह सकते हो। जॉनसन साहब ने क्या देखा
कि ये जो फैक्टर है वो कोई और नहीं बल्कि उसका नाम इन्होंने क्या दिया, जीन के नाम से दिया। द फैक्टर इज कॉल्ड जीन। किसने कहा? जॉनसन साहब ने कहा। लेकिन बाद में क्रोमोसोमल थ्योरी जब आप पढ़ोगे, जो इसके आगे वाले टॉपिक में है, उस वक्त आपको कंफर्म होगा दिस जीन आर क्रोमोसोम, और फिर क्रोमोसोम के बाद आपको कंफर्म होगा कि वो क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए है। तो इस तरह से ये ब्रॉड खुलता चला जाएगा। लेकिन शुरुआत होती है किस चीज से? फैक्टर से। एक अननोन सी चीज, मतलब आंख बंद करके हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, हम सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं कि क्या ऐसा होगा जो पेरेंट्स है उससे बच्चे में जा रहा, तो दिस इज कॉल्ड फैक्टर। लेकिन बाद में इसी फैक्टर को जीन नाम दे दिया गया। किसके द्वारा? जॉनसन के द्वारा। लेकिन आगे आप जब कभी भी एक्सपेरिमेंट करते हो, खासकर मेंडल वाला, तो आप कहते हो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये किसने सिखाया था? अगर आपसे कहा जाए कि डोमिनेंट को कैपिटल टी से डिनोट करना है और रिसेसिव वाले को स्मॉल टी से, तो आपका जवाब होगा जियोर्ज जॉन मेंडल। तो मैं बता दूं कि ये जो कैरेक्टर है कि डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस करना है, रिसेसिव को स्मॉल लेटर से, तो ये जियोर्ज जॉन मेंडल साहब ने नहीं दिया था, ये मॉर्गन साहब ने। अभी जस्ट हमने कहा था टीएच मॉर्गन, ठीक है, उन्होंने ही एक्सप्रेस किया कि भैया जो चीज डोमिनेंट है उसे आप कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस करो, दैट इज कैपिटल टी, और जो रिसेसिव है उसे आप स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे। मतलब फैक्टर चेंज हो गया किसमें? जीन में। और जीन को एक्सप्रेस्ड करने के लिए मॉर्गन साहब ने ये टर्म लाया कि डोमिनेंट को आपको कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस करना है और रिसेसिव को स्मॉल लेटर से। ये मेंडल साहब ने नहीं दिया था, भले मेंडल्स के लॉ पे हम इसे अप्लाइड करते हैं। किसको? इस मॉर्गन के दिए हुए गए जीन को। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। फैक्टर दैट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। कहानी खत्म, ये टर्म समझ में आ गया। इसके जस्ट बाद अगले टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट वन है हमारा गाइज अलील, ठीक है, जलील मत कह देना वरना इसका मीनिंग कुछ अलग हो जाता है, इसलिए आप इसे कहोगे अलील, ठीक है। और अलील के लिए एक छोटा सा वर्ड बनता है और वो ये है अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मैं बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, थोड़ा बहुत अगर कहीं मिस्टेक होगा तो घबराना मत, ठीक है, हो सकता है लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है इस वीडियो क्लास में, इसलिए आप ये समझो अलील्स क्या है, एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को आप क्या कहोगे, अलील के नाम से जानोगे। जैसे कभी आप लिखते हो कैपिटल टी, कभी ज़रूरत पड़ती है तो कैपिटल टी स्मॉल टी भी लिखते हो और स्मॉल टी भी लिखते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अलील। अब देखना अलील दो तरह का होगा मेनली, एक जिसको कहेंगे होमोजाइगस अलील और दूसरा अलील जिसे आप कहोगे हेट्रोजाइगस अलील। लेकिन इस दोनों के अलावा एक और अलील होगा जिसको आप कहोगे हेमीजाइगस। अब ये हेमीजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, आई थिंक सो आप समझ रहे हो। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, एक जैसा। होमोजाइगस अलील वो अलील होते हैं जिसमें क्या होता है कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल आर दोनों जीन एक जैसे होंगे, ठीक है, तो उसको आप बोलोगे होमोजाइगस। ये होमो वर्ड को डिनोट करता है किस चीज को, सेम यानी एक जैसा हो। लेकिन दूसरा है गाइस हेट्रोजाइगस। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। कॉम्बोज पैक बना किसका, कैपिटल टी का स्मॉल टी का, तो ये क्या बन गया, दिस वन इज अ हेट्रोजाइगस। या फिर आप कह दो कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस, ठीक है। दूसरी चीज ये होमोजाइगस हेट्रोजाइगस समझ में आ गया। अब आते हैं गाइस हेमीजाइगस। हेमीजाइगस के बारे में अगर मैं बात करूं तो हेमीजाइगस क्या होता है, हमारे बॉडीज में कुछ ऐसे क्रोमोसोम हैं जो पेयर्ड के फॉर्म में नहीं है। जैसे मैं मेल हूं तो मेल के अंदर क्रोमोसोम होता है एक्स और वाई, एक्स इज डिफरेंट, वाई इज ऑल्सो अ डिफरेंट। आप भले ही कह देते हो दिस बोथ आर द 6 क्रोमोसोम, लेकिन x और y बोथ आर डिफरेंट। ये कैपिटल टी बिल्कुल सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी सेम है क्योंकि दोनों का काम एक ही है, लेकिन यहाँ कैपिटल x और कैपिटल y जो मैं लिख रहा हूं इसका काम क्या है, डिफरेंट बन जा रहा। तो ऐसे केस में इसको आप क्या बोलोगे, हेमीजाइगस, ठीक है, कैपिटल x और कैपिटल y। तो हेमीजाइगस का एग्जांपल कौन हो जाएगा,
मेल। और फीमेल किसकी एग्जांपल बनेगी? तो फीमेल जो एग्जांपल बनेगी, दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोजाइगस, क्योंकि उसके पास जो क्रोमोसोम होता है दोनों एक जैसा होता है। लेकिन हेमीजाइगस जो मैं टर्म कर रहा हूं, दिस इज मेल, इट कंटेन ओनली वन क्रोमोसोम दैट इज एक्स एंड वन क्रोमोसोम दैट इज वाई, एंड एक्स और वाई बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये टर्म आपके सामने है, कौन सा? अलील। अगर अलील आपको समझ में आ गया तो इसके आगे हम लोग टर्म्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, आगे हम लोग चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टर्म के ऊपर, अलील के बाद। इसे मिटा दें गाइज। इसके बाद गाइज अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में? फेनोटाइप के बारे में और जेनोटाइप के बारे में, जिसका सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है आगे मेंडल्स के लॉ में। यहाँ बात समझोगे, ये फेनोटाइप क्या होता है, ये जेनोटाइप क्या होता है। मैं आपसे कुछ पहले क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ, और इस क्वेश्चन में मैंने आपको कहा ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कर देते हैं। बताओ प्लांट कैसा बनेगा? तो सर कैपिटल टी है तो प्लांट कैसा बन जाएगा? टॉल। चलो ठीक है। स्मॉल टी है तो प्लांट कैसा बनेगा? तो सर हमें पता है कि प्लांट बनेगा ड्वार्फ। गुड बेटा, मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया था वो ये था और आपने जवाब दिया ये। मेरा सवाल फिर से था ये और आपने जवाब दिया ये। आप जो जवाब दे रहे हो, आंसर सही है आपका, आप जो जवाब दे रहे हो, यू कैन मेंशन द फेनोटाइप। और मैं बार बार आपसे सवाल जो पूछ रहा हूं, दिस इज कॉल्ड जेनोटाइप। ठीक है, दिस वन इज अ जेनोटाइप एंड दैट इज कॉल्ड फेनोटाइप। कैपिटल टी जेनोटाइप है और इसका फेनोटाइप क्या हो रहा? टॉल हो रहा। स्मॉल टी क्या है? जेनोटाइप, और इसका जो ड्वार्फ हो रहा है दैट इज कॉल्ड फेनोटाइप। अब मैं आपसे एक फेनोटाइप पूछ रहा हूं, ठीक है, मैं मेल हूं और मेरे अंदर 6 क्रोमोसोम क्या होगा? अब आपको जेनोटाइप बताना। ऑब्वियसली आप बता दिए क्या होगा सर? एक्स वाई। जो आपने एक्स वाई बताया, किस बेसिस पे बताया? फेनोटाइप को देख के, मुझे देखकर। तो वो चीज जो मॉर्फोलॉजिकली आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, वो है फेनोटाइप। लेकिन जो अंदर है बॉडीज के अंदर, जिसे आप गैमेट के नाम से बुला रहे हो, वो आपका है जेनोटाइप। अब आते हैं किसके ऊपर? फेनोटाइप के डेफिनेशन के ऊपर। तो फेनोटाइप का डेफिनेशन हो जाएगा द एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर से बात समझना, फेनोटाइप द एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, जो आपको दिख रहा है वो फेनोटाइप है। चलो हम फिर से गैमेट पूछते हैं। दिस वन इज द एक्स। इसे फेनोटाइप क्या बनेगा, मतलब कौन होगी? ऑब्वियसली सर फीमेल होगी। तो फीमेल जो है दिस इज द फेनोटाइप, क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन एक्स क्या है? दिस इज कॉल्ड जेनोटाइप। वही मुझे अगर डिफिनीशन लिखना है किसका? जेनोटाइप का, तो जेनोटाइप में लिखेंगे द जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया बेटा? फेनोटाइप और जेनोटाइप डिफिनीशन या बड़ा नजर आएगा, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। छोटे छोटे पॉइंट्स को आप अपने माइंड में पहले छोटे छोटे फॉर्म में पुटअप करो। जीन क्या है? अगर आपसे कोई भी सवाल पूछते हैं एकदम इजी में मैं जवाब दो, और जवाब आपका छोटा होना चाहिए। पहले आप उसको ब्रॉड बाद में करना, पहले छोटे में जवाब देना सीखो। और छोटा जवाब क्या होगा? द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। फिर से सवाल बन जाए हेरिडिटी क्या है, तो जवाब क्या होगा? द कैरेक्टर विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू देयर प्रोजेनी, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। वेरिएशंस क्या है? द डिफरेंसेस अमॉन्ग द पेरेंट और ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी, दैट इज कॉल्ड वेरिएशंस। इस दोनों के अलावा हमने पढ़ा अलील। अलील क्या होता है? अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अलील 2 तरह के हो सकते हैं, वैसे हमने 3 तरह के पढ़े हैं। होमोजाइगस अलील क्या है भैया? तो वो अलील जिसमें दोनों एक तरह के क्रोमोसोम हो, आइदर बोथ आर डोमिनेंट या आइदर बोथ आर रिसेसिव, दैट इज होमोजाइगस। और हेट्रोजाइगस अलील क्या है? हेट्रोजाइगस अलील आर दोज अलील विच इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट
जीन, वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। इसके अलावा एक और है जिसमें कहते हैं आप हेमीजाइगस। दो डिफरेंट काइंड के जीन जब एक साथ होंगे, एक जीन ही उस बॉडी में होगा, जैसे एग्जांपल में मेल, तो ऐसे केस में आप उसे कहोगे हेमीजाइगस। और उसके बाद हमने पढ़ा फेनोटाइप और जेनोटाइप। फेनोटाइप क्या है, जो आपको दिख रहा है, दैट इज अ फेनोटाइप, और मेरे अंदर जीन क्या होगा, दैट इज कॉल्ड जेनोटाइप। क्लियर? फेनोटाइप, जेनोटाइप, ये सारी चीजों को पढ़ने के बाद अब हम अपने टॉपिक के पर आते हैं, मेंडल। हाँ, तो चलते हैं गाइस इस टॉपिक के ऊपर। ये क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है, क्योंकि अभी जो हमने टर्म्स पढ़ा, अब इस टर्म्स को हम लोग आगे अप्लाइड भी करेंगे। अप्लाई कहाँ करना है, तो यहाँ से अप्लाई करना स्टार्ट कर देना। जस्ट इसके बाद में मेंडल्स के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के ऊपर और मेंडल के सेकंड एक्सपेरिमेंट के ऊपर, जिसे आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहोगे और डायहाइब्रिड क्रॉस कहोगे। मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारे आएगा। अभी फिलहाल आप ये समझो कि मेंडल साहब ने पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किया था। यहाँ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ऊपर में, वो तो आपने पहले ही देख लिया होगा। व्हाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट, मेंडल साहब ने पी प्लांट सेलेक्ट क्यों किया था। याद रखना, कभी भी किसी जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट के लिए अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें होनी चाहिए, जैसे उसका लाइफ स्पैन, जो उसकी ज़िंदगी हो वो छोटी हो। जितनी लाइफ छोटी होगी उतना जल्दी वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, और जो रिप्रोडक्शन आएगा उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। लेकिन अगर मैं एक्सपेरिमेंट हाथी पे जेनेटिक्स का करने जा रहा हूँ तो हाथी 55 ईयर्स में यंग होती है, मतलब 55 साल के बाद वो बच्चे को जन्म देती है। तो 55 साल में आप क्या होगे, कहाँ रहोगे, उसके बच्चे को देख पाओगे नहीं। जनरेशन, अब सोचो वो हाथी अगले जनरेशन में जाते जाते यानी 2 से 3 जनरेशन तक आप चल बसोगे। गाइस, ऐसे एक्सपेरिमेंट में हम लोगों को वैसे एनिमल को सेलेक्ट करना पड़ता है जिसमें पहली बात होनी चाहिए कि उसकी ज़िंदगी क्या हो, छोटी हो, लाइफ स्पैन छोटा हो। तो लाइफ स्पैन छोटा होने के कारण वो क्या देगा, प्रोजेनी देगा जल्दी जल्दी, तो वेरिएशन जल्दी जल्दी दिखेगा। वैसे ही पी प्लांट एनुअल प्लांट होता है। जैसे इनके सेलेक्ट करने का कारण ये रहा कि पी प्लांट इज एनुअल विथ शॉर्ट लाइफ साइकिल, दैट इज 2 to 3 मंथ। पी प्लांट का लाइफ स्पैन क्या है, छोटा है, काम 2 से 3 महीना करना ही पड़ेगा। 1 साल में इस जनरेशन से हम अगले जनरेशन को देख लेंगे, फिर अगले साल फिर एक नए जनरेशन को देखेंगे, फिर अगले साल अगर आपने 5 साल उस पर एक्सपेरिमेंट किया तो कितने जनरेशन को देख लोगे, 5 जनरेशन को आप ऑब्जर्व कर लोगे। कितने जनरेशन को, 5 जनरेशन को। 10 साल में 10 जनरेशन को आप ऑब्जर्व कर लोगे। लेकिन अगर किसी एनिमल्स का लाइफ स्पैन बड़ा है तो बड़ा क्या, मान के चलो 20 साल में वो अपना काम करता है, रिप्रोडक्शन करता है, तो आपको 20 साल वेट करना पड़ेगा, फिर अगले 20 साल तक वेट करना पड़ेगा 2 जनरेशन के लिए, फिर अगले 20 साल तक वेट करना पड़ेगा 3 जनरेशन के लिए। खुद के लाइफ स्पैन के बारे में भी सोचो, हम रहेंगे या जाएंगे। तो छोटे लाइफ स्पैन वाले ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करना। दूसरी चीज, अब ऐसे भी एनिमल्स को हमको सेलेक्ट नहीं करना है जो कि काफी डेलिकेट हो। डेलिकेट का मतलब हमें सही से पता ही नहीं है कि वो ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन करता है, या अगर पता भी है तो रिप्रोडक्शन उसका काफी टफ है। तो ऐसे एनिमल्स को हमें सेलेक्ट नहीं करना, हमें वैसे ऑर्गेनिज्म को या वैसे एनिमल्स को हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ तो प्लांट सेलेक्ट किया गया था, डजंट मैटर, आप एनिमल भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मॉर्गन साहब ने किस पे किया था, ड्रोसोफिला पे किया था, ठीक है, उस पर भी हम लोग आएंगे, कंपेयर करेंगे। फिलहाल तो अभी ये है कि पी प्लांट का लाइफ स्पैन छोटा है। दूसरी चीज ये थी कि इजी टू हैंडलिंग, यानी उसे हैंडल करना काफी आसान होता था। किसे, प्लांट को हैंडल करना। प्लांट नखरा करेगा कि नहीं नहीं भाई हमको मत छू, ठीक है, उसे तो आप हैंडल कर सकते हो। हैंडल करने के बाद उसमें सेक्सुअल मॉर्फोलॉजी भी दिखनी चाहिए जो दिख रही है। किसमें, पी प्लांट के ऊपर। पी प्लांट में दूसरी बात तो ये हो गई इजी टू हैंडलिंग के बाद अगला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि गिव्स लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। बेटा ज्यादा बच्चे जो पैदा करेगा कम समय में, वो जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट के लिए बेस्ट होगा। अगर किसी
ऑर्गेनिज्म को आप ले रहे हो और वो बच्चे को जन्म तो दे रहा, लेकिन कितने बच्चे को, एक बच्चे को, कितने बच्चे को, दो बच्चे को, तो आप वेरिएशंस कंसीडर कर पाओगे? नहीं, वेरिएशंस होंगे, एक बच्चे में आपको वेरिएशंस का बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में जेनेटिक्स के लिए एक तो लाइफ स्पैन छोटा होना चाहिए, इजी टू हैंडलिंग होना चाहिए, और साथ में जितना ज़्यादा नंबर वो प्रोजेनी देगा, जितनी ज़्यादा नंबर वो बच्चे पैदा करेगा उतना बेस्ट होगा, ताकि आप उसके अंदर मौजूद वेरिएशंस को इजी वे में कंसीडर कर सकते हो। अगले पॉइंट्स पे आते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। ये गाइस क्रॉस पॉलिनेशन आपने प्लांट पढ़ा है, और प्लांट में ये देखा है कि पॉलिनेशन होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा पे, दैट इज अ पॉलिनेशन। और ये पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो गाइज यहाँ पे हमें क्रॉस पॉलिनेशन टेक्निक सीखना है। सर टेक्निक बोल रहे हैं, टेक्निक का मतलब एक्चुअल में मेंडल साहब ने इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले क्या देखा कि ये एक प्लांट है और इसके पास खुद से, क्योंकि ये बायसेक्सुअल प्लांट है, इसका खुद का एंथर है और खुद का स्टिग्मा है, और दूसरा प्लांट है दैट इज अ प्लांट बी जिसमें दूसरे कैरेक्टर्स मौजूद है। एक्चुअल में उन्हें एक्सपेरिमेंट ये करना था कि इसका पॉलन ग्रेन यहाँ लाना था। ठीक है, ले आएंगे सर, लेकिन क्या गारंटी है कि इसका पॉलन ग्रेन पहुँचने से पहले इसका पॉलन ग्रेन नहीं पहुँच गया हो, और अगर यही पहुंच जाएगा तो दैट इज अ सेल्फ। और एक्चुअल में हमें क्या करना, हमें क्रॉस करना है ना एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि दो डिफरेंट पेरेंट को जब हम मिलाएंगे तब ना वेरिएशंस देख पाएंगे। तो ऐसे केस के लिए उन्होंने कुछ टेक्निक डेवलप्ड किया, किस चीज़ को कराने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन को। तो सर क्रॉस पॉलिनेशन तो होता ही है बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन दो तरीके से आप याद रख लो। एक क्रॉस पॉलिनेशन जो खुद से होता है, दैट इज नेचुरल, और एक जो अब आप कराओगे जबरदस्ती कि बेटा तुम क्रॉस पॉलिनेशन ही करना है आपको, दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान देना, ये एक प्लांट है और इस प्लांट के ऊपर मैं क्या करता हूं, एक कवर्ड लगा देता हूं, और इस कवर्ड से क्या होगा, ये स्टिग्मा बचा रहेगा। मैच्योर होने से पहले स्टिग्मा के ऊपर मैंने एक कवर्ड लगा दिया और इसको प्रोटेक्ट कर लिया। अगर ये पॉलन ग्रेन यहाँ आएगा तो क्या पॉलिनेशन होगा, ये पॉलन ग्रेन यहाँ तो आ जाएगा, पॉलिनेशन हो गया, लेकिन फर्टिलाइजेशन होने नहीं देगा, क्योंकि ये कवर्ड इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, किससे, अनवांटेड पॉलन ग्रेन से, अनवांटेड पॉलन ग्रेन से इसे बचा कर रखेगा। अब मैं जो पॉलन ग्रेन चाहता हूँ वही पॉलन ग्रेन्स में डालेंगे। फिलहाल अब बात समझो, ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं बैगिंग, BAGGING। बैगिंग मतलब क्या है, बैग, बैग मतलब थैला, एक थैला लगा देते हैं, कवर्ड कर देते हैं कि दूसरा कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन इसके साथ पॉलिनेशन नहीं कर सके। द फर्स्ट टेक्निक विच विल अप्लाइड फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन कॉल्ड बैगिंग। बैगिंग में हम क्या करते हैं, स्टिग्मा के ऊपर ये थैला क्या चीज़ का बना है, एक्चुअल में ये थैला बना होता है गाइस बटर पेपर का। किसका, बटर पेपर का। द बैगिंग टेक्निक कैन प्रोटेक्ट स्टिग्मा फ्रॉम द अनवांटेड पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन मतलब ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेगा, क्योंकि ये इसको प्रोटेक्ट कर लेगा। जस्ट आफ्टर बैगिंग के अलावा दूसरी टेक्निक है जिसे अभी हम अप्लाइड करना है, जिसे आप कहोगे इमैस्क्यूलेशन। इमैस्क्यूलेशन का मतलब क्या होता है, रगड़ देना। साबुन लगाते हो, गाल पर रगड़ते हो, दैट इज कॉल्ड इमैस्क्यूलेशन। नहीं सर हम उसे फेस वॉश कहते हैं, ठीक है, तुम कहना रगड़ना, रब कर देना, दैट इज कॉल्ड इमैस्क्यूलेशन। अब ध्यान देना, मैं कर क्या रहा हूं, मुझे यहां वाला पॉलन ग्रेन यहां चाहिए, तो ऐसे केस में हम यहां से इसे कट कर देंगे। किसे कट कर देंगे, एंथर को, और एंथर को कट करने के बाद हम इसे लाएंगे यहां, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि अब यहां से इस कवर्ड को हम हटा देंगे, और कवर्ड को हटाने के बाद ये एंथर को हम आर्टिफिशियली वहां से उठाकर यहां ले आए, और लाने के बाद क्या कर देंगे, रब कर देंगे, मतलब रगड़ देंगे। और जैसे रगड़ेंगे
इसका जितना पॉलन ग्रेन है सब कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर, और फिर फर्टिलाइजेशन होगा किसके बीच में, दो प्लांट के बीच में, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इमैस्क्यूलेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन का दो टेक्निक डेवलप्ड किया गया, किस चीज को कराने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन को कराने के लिए। कौन कौन सा टेक्निक था, द टेक्निक इज बैगिंग एंड इमैस्क्यूलेशन। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन की कहानी यहाँ पे खत्म होती है, लेकिन एक और पॉइंट्स आपको जानना है कि मेंडल साहब ने क्यों पी प्लांट सेलेक्ट किया था। पहला रीजन कि उसका लाइफ स्पैन छोटा है, और मैंने अभी आपको बताया भी कि जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट के लिए लाइफ स्पैन छोटा क्यों होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि इजी टू हैंडलिंग होना चाहिए, हैंडल करना आसान हो। ठीक है, तीसरी चीज़ कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी दे, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी देगा उतना ज़्यादा वेरिएशंस वगैरह आपको दिख सकते हैं। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन का एक टेक्निक भी डेवलप किया। चलो इसको मिटाते हैं, एक और पॉइंट्स लिखते हैं, और वो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, क्योंकि उसके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिख रहा था। ठीक है, कितना कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था गाइस, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। किसके अंदर, पी प्लांट के अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। और इस 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में अगर मैं कैरेक्टर पे बात करूं तो पहला जो आपका कैरेक्टर हो जाता है वो था लेंथ ऑफ प्लांट। ऑब्वियसली है कि आप जानते हो कि लेंथ ऑफ प्लांट के बेसिस पे प्लांट दो तरह का था, एक कैसा टॉल और दूसरा प्लांट कैसा था ड्वार्फ। ये दो तरह के प्लांट्स थे। लेंथ ऑफ प्लांट ये एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हुआ जो इजी वे में दिख रहा था। अब कोई ऐसा बदलाव हो जो आपको दिखे ही नहीं, आप सही से ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओ, तो इस तरह के वेरिएशंस का कोई फायदा नहीं होगा। तो ऑर्गेनिज्म वैसे भी सेलेक्ट करने हैं जिसके अंदर वेरिएशंस आप ऑब्जर्व कर सको। तो वेरिएशंस बिल्कुल दिख जाएंगे कि प्लांट बड़ा है कि प्लांट छोटा है। तो दैट इज द प्लांट आर 2 टाइप्स, टॉल और ड्वार्फ। एक और बात याद रखना, खासकर नीट में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि ये जो टॉल और ड्वार्फ वाला यानी लेंथ ऑफ प्लांट जो जीन होता है वो कौन से क्रोमोसोम पे होता है, तो इट इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 4। ठीक है, आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। लेंथ ऑफ प्लांट के बाद है फ्लावर पोजीशन। फ्लावर के पोजीशन के बेसिस पे 2 तरह का होता है, एक गाइस जिसे कहते हैं एक्सियल और दूसरा जिसे कह सकते हैं आप टर्मिनल। ये भी आपके किस क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, द क्रोमोसोम 4। अब एक्सियल और टर्मिनल क्या होता है, ये गाइस देख एक प्लांट है। ठीक है, चलो प्लांट है ये मान लिए। अगर कोई प्लांट यहां पे डेवलप कर रहा है सेंट्रल एक्सिस पे तो इसे आप कहोगे एक्सियल, लेकिन कोई दाएं बाएं यहां पे डेवलप कर दे दैट इज कॉल्ड टर्मिनल। तो कुछ ऐसे प्लांट थे जो कहां डेवलप कर रहे थे, एक्सियल, और दूसरा कौन सा, टर्मिनल, और ये भी कहां है, क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है शेप ऑफ पॉड। ठीक है, शेप ऑफ पॉड के बारे में देखते हैं तो 2 तरह का शेप नजर आता है, एक जिसको कहते हैं इनफ्लेटेड और दूसरा जिसे आप कहोगे कंस्ट्रिक्टेड। और ये भी कहाँ होगा, क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर। किसके ऊपर देखना है यहाँ, ये भी क्रोमोसोम 4, ये भी क्रोमोसोम 4 और ये भी क्रोमोसोम 4। अब बात करेंगे कलर ऑफ पॉड के बारे में। कलर ऑफ पॉड में भी 2 चीजें होंगी, पहला कलर होगा जिसे आप कहोगे ग्रीन और दूसरा हो जाएगा जिसे कहोगे आप येलो। और ये कौन से क्रोमोसोम पे होगा, दिस इज क्रोमोसोम 5। कलर ऑफ पॉड याद रखना, दैट इज अ क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 4, 4, 4। और ये किस क्रोमोसोम पे है, क्रोमोसोम 5 पे। अगला हमारा वो है शेप ऑफ सीड। सीड का शेप, हाँ सर, 2 तरह का शेप हो सकता है सीड का। एक तो चाहे तो वो राउंड हो सकता है या फिर रिंकल। राउंड का मतलब समझ में आता है, गोल टाइप का होगा दैट इज राउंड, और ये थोड़ा रिंकल टाइप का हो जाएगा। तो 2 तरह का शेप हो सकता है, पहला तो ये हो सकता है राउंड और दूसरा हो सकता है जिसे आप कहोगे रिंकल्ड। और ये हमारे पी प्लांट के क्रोमोसोम नंबर 7 पे पाया जाता है। ठीक है,
इसके बाद गाइज 6 पॉइंट है कलर ऑफ कॉटिलीडोन, दैट इज 6 पॉइंट इज कलर ऑफ किस चीज़ का, कॉटिलीडोन का। कॉटिलीडोन का 2 कलर होता है, जिसमें पहला कलर है येलो और दूसरा कलर जिसे आप याद रखना है ग्रीन, और ये क्रोमोसोम नंबर 1 पे होगा। लास्ट पॉइंट है जिसे आप कह सकते हो फ्लावर कलर। फ्लावर के कलर के बेसिस पे भी ये 2 तरह का होगा, पहला जिसे आप कह रहे हो वायलेट और दूसरा येलो, सॉरी वायलेट है वाइट। ये भी कहाँ होगा, क्रोमोसोम नंबर 1 पे। ठीक बेटा, मैंने बनाया 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है मेंडल्स के इस पी प्लांट के ऊपर। वेरिएशंस वैसे होने चाहिए जो दिखे। सर तो वेरिएशंस होगा तभी तो दिखेगा। देखो अब कुछ ऐसे वेरिएशंस होते हैं जो इजी वे में आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे वेरिएशंस होंगे जो इजी वे में ऑब्जर्व नहीं होंगे। जैसे स्किन के कलर पे आ जाओ आप, स्किन में एक तो आप कह देते हो काला है, एक कहते हो गोरा है, लेकिन इसके बीच में भी बहुत सारे इंटरमीडिएट बनता रहता है, बहुत सारे कलर होते रहते हैं बॉडी के। तो सर लाल पीला हरा ब्लू नहीं बेटा, ये जो है जिसको आप सावले के नाम से बोलते हो, सावले में भी बहुत सारी वैरायटीज आ जाते हैं, तो दैट इज अ मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इस तरह के वेरिएशंस को आपको ऑब्जर्व नहीं करना, ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होने चाहिए जो इजी वे में आप ऑब्जर्व कर सको। जैसे यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ प्लांट आप ऑब्जर्व कर सकते हो, फ्लावर पोजीशन ऑब्जर्व कर सकते हो देख करके कि कहाँ है भैया, शेप ऑफ पॉड भी ऑब्जर्व कर सकते हो, कलर ऑफ पॉड भी ऑब्जर्व कर सकते हो, शेप ऑफ सीड भी ऑब्जर्व कर सकते हो, शेप ऑफ कॉटिलीडोन और फ्लावर कलर, और भी वेरिएशंस हो रहे हैं। लेकिन ये 7 ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे जो बिल्कुल इजी वे में आप ऑब्जर्व कर सकते थे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं किस चीज़ के लिए, इस बात को जाहिर करने के लिए कि मेंडल साहब ने क्यों पी प्लांट को सेलेक्ट किया था, किस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए कि ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर सके जेनेटिक्स का, जिसमें उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा वीडियो लेक्चर यही खत्म होता है। थैंक यू।